अवनीश पटेल, मैं ये समझ नहीं पा रहा, मुरादाबाद के सांसद समाजवादी पार्टी के, उनको तकलीफ, संभल के सांसद उनको तकलीफ, बर्क साहब को, राशिद हल्बी को तकलीफ, कांग्रेस के बड़े नेता, पीएफआई को बैन करें तब भी तकलीफ होगी, तो क्या किया जाए फिर देश में? और मैं ये भी इस बात से भी हैरान हूं कि जब दो दफे संघ पर प्रतिबंध लगा, तब ऐसा तो नहीं हुआ कि जमीयत उलेमा हिंद पर भी प्रतिबंध लग गया हो, बोले संघ पे लगाओ तो इन पे भी लगाओ। ये तो वैसी जिद है कि मोहल्ले में एक बच्चे ने शैतानी की, उसको दंड देना है, तो बोले पहले सब मोहल्ले के बच्चों को मारो तब इसको मारने दें। ये कोई तरीका है? अवनीश पटेल अमिताभ जी, देखिए, जिस तरह से पीएफआई के बैन का स्वागत हो रहा है देश में, कोई भी अराजक संगठन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो उस पर बैन करने के लिए सरकार ने समय लिया और सारे पहलू दर पहलू जांच करी है, एक एक व्यक्ति की जांच करी, उनके खातों की जांच करी, उसके बाद इस पीएफआई संगठन पे बैन होता है। बैन होने के बाद जो लोग अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए थे, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, तुष्टीकरण की राजनीति करते, जिनको कोई मतलब नहीं है देश से, अपनी कुर्सी बची रहे, हिंदुस्तान जले या बचे, केवल ऐसे लोग ही इस बात का विरोध कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एआईएमएम के जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ, मुझे साथी कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मेरी तो इस बात से मैं किस तरह से उनको जोड़ूं कि वो जब राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले के पक्ष में कोई खड़ा हो जाए, लालू जी आके राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वालों के पक्ष में आके खड़े हो जाए, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बार और सोचना पड़ेगा कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के समर्थन में खड़ी होती है, उनके साथ क्या एक्शन करे। जनता ने, हालांकि जनता एक्शन करती है, जनता ने अपना एक्शन ले लिया, उनको बाहर कर दिया है, लेकिन सरकार में होने के नाते सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है, जो इस तरह के लोग जो लोगों को बरगलाते हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएफआई के लोग ठीक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही मांग करता हूं कि भैया सबसे पहले तो इन लोगों पे कार्रवाई करो जो पीएफआई के लोगों को सही बता रहे। अरे कितने उदाहरण देखोगे आप, आतंकवादी मॉड्यूल पे काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, मॉड्यूल पे काम करते हैं वो लोग, और मॉड्यूल में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह रहते हैं और एक संगठन बना लिया। अभी तो राजनीतिक दल की संज्ञा दे रहे थे कि पीएफआई राजनीतिक दल हो गया। अरे पीएफआई, मुफ्ती साहब जो मुझे लगता है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुफ्ती साहब जो समर्थन कर रहे हैं पीएफआई बैन का, वो इसी बात पे समर्थन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सरकार ने जांच करी, सारी एजेंसी दोषी पाया गया, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई। तो जब उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है तो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। और आजाद हिंदुस्तान जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, और जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया है, और जैसे ही कोई बात कांग्रेस कहती है वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से समर्थन आ जाता है। अरे पाकिस्तान की तरफ से समर्थन आता है, चाइना की तरफ से भी समर्थन आता है, तो हिंदुस्तान की पार्टी तो बची नहीं है अब वो, तो इनको पाकिस्तान में जाके अपनी राजनीति करनी है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ये पीएफआई के बैन का समर्थन कर रहे हैं। और राजनीतिक दल होने के नाते कोई भी राजनीतिक दल जो इस पीएफआई के बैन का समर्थन करता है, मुझे लगता है उसको अपने आईने में झांकना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि हाँ, मैं सही में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहा हूँ या अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। तो आप अमिताभ जी, आप तो बड़े ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, आपके सवाल बड़े तीखे होते हैं, और उन तीखे सवालों से आपको जरूर वार करना चाहिए। आप तीसरा स्तंभ है, आपको जरूर वार करना चाहिए कि हाँ भाई, आप कैसे कर सकते हो, ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था। जो भी हो गया, मुझे लगता है पूरा का पूरा हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता जिसकी मोदी जी बात करते हैं, उस 130 करोड़ की जनता को पीएफआई बैन के साथ खड़ा होना चाहिए। लोग जो आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी, अरे अमन पसंद हिंदुस्तान का नागरिक, अगर बम कहीं फूटता है तो हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। ऐसा नहीं होता कि बम कहीं फूटे सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही मरे, सब लोग मरते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो हर तरफ से इसका स्वागत करना चाहिए। मैं
आरएसएस का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि इन दो चीजों की तुलना ही नहीं हो सकती। ठीक बात है, असंभव सी बात है जी, असंभव सी बात है। आप कैसे नाम ले सकते हैं? वो संगठन जो राष्ट्र के हित की बात सोचता है, राष्ट्र की बात करता है। अभी अभी हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी मदरसे में भी होके आए, जो भी राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है उसके साथ खड़ा होता है। क्या बात करते हैं, मतलब कहते हैं जमीन और आसमान की तुलना करने लग जाओ आप, तो ऐसे लोगों की बातों में जाना भी नहीं चाहिए। प्रताप जी, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि ऐसी बातों में पढ़ने की बात भी नहीं है। पीएफआई अलग संगठन है, जो संगठन केवल और केवल इसलिए बना था कि देश में आतंकी गतिविधियां पैदा करो, ठीक है, आतंकी पैदा करो, अभी रुकना होगा, अमन चैन से हिंदुस्तान रुकना जा रहा है, उसको रोको। देश रतन जी, कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे दिग्विजय जी ने कहा था कि हो सकता है वो हफ्ते 10 दिन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ ओंकार भाई इसको गंभीरता सुन ही रहे होंगे। उन्होंने कहा कि भाई जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सो आरएसएस, ठीक है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। वो उस राज्य में मुख्यमंत्री रहे जहां सिमी का बहुत ज्यादा बवाल था। सिमी के ही तमाम लोग कपड़ा बदल के पीएफआई हो गए, कुर्ते का रंग बदल के, मामला वही था। खैर, आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक टिप्पणी की इसी सब विषय पर। जब उनसे दिग्विजय जी के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि हम आरएसएस के सदस्य हैं गर्व के साथ, क्या दिग्विजय जी कह सकते हैं कि हम पीएफआई के सदस्य हैं गर्व के साथ? या कोई कह सकता है? निगम साहब, ये मेरी समझ में नहीं आता, जो लोग ये घोषित कर रहे हैं कि जो आरएसएस वो पीएफआई, ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है कि जब भी किसी संगठन पर कोई कार्रवाई हो तो कुछ एक बड़ा वर्ग है भारत में राजनीति का जिसको लगता है कि बैलेंस करने के लिए यार कुछ घुसेड़ो, फिट बैठे ना बैठे लेकिन ठोको। तो बोले क्या ठोको? बोले आरएसएस ठोक दो, अयोध्या ले आओ, काशी ले आओ, मथुरा ले आओ, विश्व हिंदू परिषद ले आओ, कुछ लगाओ। ये बेचैनी क्यों होती है? एकदम बीपी क्यों बढ़ता है? मान ली पीएफआई पर बैन लग गया, बात खत्म हो गई, सरकार कोर्ट में जवाब देगी। सिमी वालों ने लड़ा था ना मुकदमा, ट्रिब्यूनल में गया, कोर्ट में गया, हार गए सिमी वाले, सरकार जीत गई। ये भी जाएंगे, सरकार हार जाएगी तो आजाद हो जाएंगे, मुझे हट के घूमे। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा ये क्यों बेचैन हो जाते हैं? देखिए अमिताभ जी, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र सर्वोपरि रखता है और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहता है। दूसरी तरफ अब पीएफआई का अगर आप दृष्टि पत्र देखें 2047, उसमें बड़ा साफ होता है कि उनको तिरंगा और संविधान का मुखौटा लगा के इस्लामीकरण करना है, दलितों का इस्तेमाल करना है और किस तरह से धर्मांतरण करना है, उस तरह से उन्होंने चरमपंथी चीजों को इस्तेमाल करना है और आतंकवाद का भी सहारा लेना है। और पाकिस्तान क्यों नाराज है? क्योंकि इनका एक जासूसी विभाग भी है। इन्होंने बहुत सारे विभाग बनाए हुए हैं, एक जैसे सरकार है पूरी, वो जासूसी विभाग आईसिस के साथ संबंध रखता है और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी उनके संबंध है। इसलिए ये दो देश थोड़ा से परेशान होंगे क्योंकि इनका जो अंतरराष्ट्रीय तार है वो भी बाहर आ रहा है और ये रिक्रूट करते थे और चरमपंथी लोगों को बनाते थे अपने समाज के, अल कायदा के लिए और जैश ए मोहम्मद के लिए, और भी एक आध ऑर्गेनाइजेशन है। और ये लोग समझ रहे हैं कि भारत सरकार ऐसे ही कार्रवाई कर रही है। यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र के रिजोल्यूशन है 1997 के बाद कई सारे सिक्योरिटी काउंसिल के, जिससे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी है। भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, नहीं करता है तो भारत सरकार अपनी कर्तव्य से दूर भागता है। तो ये जो हुआ कार्रवाई हुई वो बड़े पैमाने पे हुई है, तो बहुत सारी इस पे तथ्य और साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई है। ओवैसी जी ने भी माना है आज अपने वक्तव्य में कि ये गड़बड़ है और उनके लोग गड़बड़ करते हैं, चरमपंथी करते हैं, कई सारी चीजों में लिप्त है, लेकिन बैन को वो समर्थन नहीं करते। ये बात समझ में नहीं आई, ये बुद्धिमत्तापूर्ण बात मुझे लगती नहीं है। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि कुछ राज्य हैं इसमें जो कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें किन राज्यों की पुलिस ने
कार्रवाई करी और किन राज्य की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उसमें राजस्थान आता है, वेस्ट बंगाल आता है, आपका बिहार आता है, केरला आता है, तमिलनाडु, वहां की पुलिस ने, जबकि यहाँ पर पीएफआई बहुत एक्टिव है। और जिन राज्यों ने करी है वो बीजेपी के राज्य हैं, बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ करी है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है इस चीज का। और ये भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि सबको भारत की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए और कदम से कदम मिला के काम करना चाहिए, वरना भारत की जनता इलेक्शंस में जो भी बचा खुचा है उसको बाहर कर देगी। ठीक है निगम साहब, तो अभी रुकना होगा। मुफ्ती साहब, इस मसले को मजहबी या सियासी खानों में फिट करके क्यों देखा जा रहा है? बोलो दोनों चश्मे ले आओ, मजहबी भी और सियासी भी, दोनों में लगा लगा के बोलेंगे। क्यों? एक मसला है, सरकार ने पाया कि गड़बड़ है, बैन लगा दिया, अदालत में जाएगा, एक प्रक्रिया है, अदालत में जो सरकार सिद्ध कर पाएगी तो इन पर बैन चलेगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे 5 साल का क्यों लगाया? मुंडे मंत्र भिन्ना विद्वानों की अनंत श्रृंखला है भारत में, आप पहले स्ट्रोक में आजीवन प्रतिबंध कैसे लगा देंगे? अदालत में जाएगा ना मसला। ठीक है, इसको ये हिंदू मुसलमान करना और भाजपा कांग्रेस करना ये जरूरी था क्या? पीएफआई तो चुनाव नहीं लड़ती है मेरे ख्याल से। मुफ्ती साहब देखिए, देश की सुरक्षा को सुरक्षा की नजर से देखना चाहिए और आतंकवाद को आतंकवाद की नजर से देखना चाहिए। इसको हिंदू और मुसलमान की नजर से देख करके मुझे लग रहा है कि समस्या का समाधान के बजाय समस्या को जटिल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों मुस्लिम तंजीमें हैं, देश में काम कर रही हैं, उनको तो सरकार ने बैन नहीं किया है। पीएफआई में कुछ गड़बड़ी है, सरकार मॉनिटरिंग कर रही थी, इसलिए सरकार ने बैन किया है। तो मैं कहता हूँ सरकार के पास कुछ सबूत है, कुछ प्रूफ है, उसने बैन किया। जब आरएसएस पर बैन हुआ, जमात इस्लामी पर बैन हुआ, तो दोनों पर बैन हटाया गया। दोनों तंजीमें अपनी अपने काम कर रही। जब आरएसएस पर बैन हुआ तो आरएसएस पे चर्चा हुआ, और जब पीएफआई पर बैन हुआ तो पीएफआई पे चर्चा होना चाहिए। आरएसएस ने क्या किया, उसने क्या किया, इसके बजाय पीएफआई में कट्टरपन है, पीएफआई को फंडिंग हो रही है, ये सबूत अगर मिला है, पाबंदी लगाई है, तो मैं कहता हूं कि देश के हर नागरिक को, देश की हर पार्टी को उठ करके देश प्रेम में खड़े होकर कहना चाहिए कि सरकार के कदम का हम स्वागत करते हैं। एक बात, दिग्विजय सिंह हमेशा उलूल जुलूल बातें करने के लिए याद किए जाते हैं। बम्बे में जब आतंकवादी अटैक हुआ था उसके बाद भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और बटला हाउस में भी इस तरह की बातें कर रहे थे। तो देश ने दिग्विजय सिंह को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि देश एक तरफ है, आप एक तरफ है। पुणे में जब पाकिस्तान जिंदाबाद, अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस के मौलाना मुफ्ती साहब, वो पर्चा भर रहे हैं, कल अध्यक्ष हो जाएंगे, तब तो गंभीरता से कांग्रेस तो लेगी ना कम से कम उनको। नहीं, सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाती है जी। पुणे में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के पीएफआई के लोग नारे लगा रहे थे, तो मैं तो कहता था कि उनको पकड़ करके एक लात मार करके बाघा बॉर्डर पे अंदर पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। अपने देश का खाते हैं और अपने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई जगह नहीं। बिल्कुल।